परसों हो के उसकी फांसी होनी होती है। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, तो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? सुबोध थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद बोलता है कि साहब, मैं चाहता हूं कि हमारी अंतिम इच्छा आप पूरी कर दें। सुबोध कहना प्रारंभ करता है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना आखिरी रात या फिर मैं अपना एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताऊं, उसके साथ मैं एक ही बेड पे सोना चाहता हूं। और इस बात को सुन के कहीं ना कहीं आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते हैं जेलर साहब, और वो सोचते हैं कि मैं अपने 20 साल के सर्विस पीरियड में ऐसा पहली बार देख रहा हूं जो कैदी 2 दिन बाद उसको फांसी के फंदे पे झूलना है और कहीं ना कहीं वो दुनिया से सदा के लिए अलविदा होकर चला जाएगा। और उसके मन में ये ख्याल आता है कि वो पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है, वो पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है, अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और वो उसके पत्नी को ये खबर भिजवाते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। जी हाँ, जब इस पूरी दुखद कहानी को मैं आपको बताऊंगा तो कहीं न कहीं आपकी अंतरात्मा काँप उठेगी, आपकी रूह भी काँप उठेगी। और ये कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है, जहाँ पे 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम सुबोध होता है और दूसरे का नाम प्रमोद होता है। सुबोध और प्रमोद एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, धीरे धीरे एक साथ बड़े भी होते हैं और एक निश्चित समय के बाद दोनों दोस्त कहीं न कहीं एक कंपनी में जॉब के उद्देश्य से ज्वाइन कर जाते हैं। और इसी बीच उसी कंपनी में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है वंदना, और वो सुबोध से कहीं न कहीं प्यार कर बैठती है, सुबोध को अपना दिल दे बैठती है और दोनों का एक साथ मिलना जुलना, घूमना फिरना साथ साथ होना हो जाता है। सुबोध जब अपना टिफ़िन लेके जाता है तो उसके टिफ़िन से कहीं न कहीं वंदना भी खा लेती है, और जब वंदना लेके आती है तो उससे सुबोध भी निकाल के खा लेता है। मतलब ये कहें कि दोनों की ये दोस्ती इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी जो कहीं न कहीं अब औरों को भी नज़र आने लगा था। सुबोध का जो दोस्त होता है प्रमोद कहता है कि दोस्त, मैं चाहता हूँ कि हमारी भी दोस्ती उस लड़की वंदना से हो जाए। तो कहते हैं ना कि कोई भी अपने गर्लफ्रेंड को किसी से शेयर नहीं करना चाहता है, सब कुछ शेयर कर दूंगा लेकिन गर्लफ्रेंड शेयर नहीं करूंगा, ऐसा लोगों का मानना होता है। क्योंकि गर्लफ्रेंड वो हमारी है तो हम आपको या फिर हम तुम्हारी उससे बात क्यों करवाएं। कहीं ना कहीं वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि हम उस लड़की से तुम्हारी दोस्ती नहीं करवा सकते हैं। इस बात से कहीं ना कहीं प्रमोद नाराज़ हो जाता है और उसी समय से सुबोध के प्रति उसके मन में जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। एक दिन मौका पाकर प्रमोद उस लड़की के मना करने के बाद भी उसके साथ जबरन करता है, उसके साथ हर वो काम करता है जो आमतौर पे लड़की नहीं चाहती है। उस हद तक वो गुजर जाता है और इसके बाद उसकी बड़े ही निर्मम तरीके से गला दबाकर न सिर्फ हत्या करता है बल्कि हत्या करने के बाद सुबोध के बेड पे जाके सुला भी देता है। बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है और इसके बाद खुद इस बात की सूचना पुलिस को फ़ोन करके देता है कि एक लड़की ऐसे ऐसे यहाँ पे पड़ी हुई है, उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। पुलिस मौके वारदात पे पहुँचती है और चूँकि उसी समय सुबोध उस रूम पे पहुँचा हुआ होता है और सुबोध की गिरफ्तारी वहाँ पे हो जाती है। सुबोध ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, आखिर ये जो कृत्य हुआ है इस कृत्य को किया किसने। कहा जाता है ना कि जो मौके वारदात पे सबूत मिलता है वो सबूत ही सब कुछ होता है और कहीं ना कहीं सबूत के बल पे ही सारा काम होता है। सुबोध की गिरफ्तारी होती है, सुबोध को जेल भेजा जाता है और जेल भेजने के बाद तमाम तरह की चीज़ें होने लगती है। इसी बीच पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है। लड़की के पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट में साफ साफ इस बात की पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं इस लड़के के साथ पहले दुष्कर्म किया गया है और दुष्कर्म करने के बाद बड़े ही निर्मम तरीके से इसके गले दबाकर हत्या की गई है। जैसे ही इस बात की पुष्टि होती है कि लड़की के साथ ऐसा कृत्य किया गया है, सब इस बात को लेके इस लड़के को फांसी हो इसका डिमांड करने लगते हैं। जगह जगह कैंडल मार्च प्रारंभ हो जाता है। जितने भी राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, सब इस बात के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं कि जल्द से जल्द इस लड़के को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए। और होता भी वही है। समय आने पे कहीं ना कहीं साक्ष्य और सबूत के बेस पे सुबोध को फांसी की सज़ा जज साहब सुना देते हैं। आज एक बार फिर से एक निर्दोष को दोषी बनाया जाता है, वो भी दोष इतना कि कहीं ना कहीं फांसी के फंदे तक ही उसको पहुंचा दिया जाता है। परसों होके उसकी फांसी होनी होती है। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, अब सुबोध परसों तुम्हारी फांसी होनी है और फांसी होने से पूर्व कानून और संविधान भी ये कहता है
कि जिसको फांसी होनी होती है उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसी संविधान और कानून और न्यायालय का अनुपालन करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं और मैं पूछ रहा हूं कि तुम आखिर क्या चाहते हो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। सुबोध थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद बोलता है कि साहब, मैं चाहता हूं कि हमारी अंतिम इच्छा आप पूरी कर दें। सबकी अंतिम इच्छा पूरी होती तो तुम्हारी भी अंतिम इच्छा पूरी होगी। सुबोध कहना प्रारंभ करता है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना आखिरी रात या फिर मैं अपना एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताऊं, उसके साथ मैं एक ही बेड पे सोना चाहता हूं। चूंकि बात अंतिम इच्छा की थी और इस बात को सुन के कहीं न कहीं आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कहीं न कहीं सोच में पड़ जाते हैं जेलर साहब, और वो सोचते हैं कि मैं अपने 20 साल के सर्विस पीरियड में ऐसा पहली बार देख रहा हूं जो कैदी 2 दिन बाद उसको फांसी के फंदे पे झूलना है और कहीं न कहीं वो दुनिया से सदा के लिए अलविदा होकर चला जाएगा, और उसके मन में ये ख्याल आता है कि वो पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है, वो पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है। अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और वो उसके पत्नी को ये खबर भिजवाते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो, एक रात तुम उसके साथ बिता दो, एक रात उसके साथ तुम एक बेड पे सो जाओ। उसकी पत्नी वहाँ से घर से निकलती है और वो भी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, आखिर है तो मेरा पति, चाहे वो दोषी हो या निर्दोष हो, कानून तो उसको दोषी मान चुकी है और कहीं ना कहीं वो ज़रूर इन्वॉल्व होगा इस चीज़ में, तभी कानून भी उसको दोषी मान चुकी है। तो चलते हैं, और अगर पति की इच्छा है कि मैं एक रात उसके साथ बिताऊं तो मैं जाती हूँ। कहीं ना कहीं इस बात को सोच के पत्नी उससे मिलने के लिए जेल के दरवाजे पर पहुँचती है। इधर उसके आने से पहले ही जेलर साहब सारी व्यवस्था करके रखते हैं। उसको जनरल वार्ड से एक रूम में जेल के अंदर ही शिफ्ट किया जाता है, और रूम में शिफ्ट करने से पहले उस रूम में एक वॉइस रिकॉर्डर लगाया जाता है ताकि उस पति और पत्नी के बीच क्या चीज़ें चल रही है, क्या चीज़ एक दूसरे से ये दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें मिलती रहे। और वॉइस रिकॉर्डर का जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो कहीं ना कहीं जेलर साहब अपने ऑफिस में कनेक्ट कर लेते हैं, जहाँ से उन दोनों के बीच जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है, जो भी बातचीत हो रही है, उसको वो साफ साफ सुन पाएँ। और इसके साथ ही उस रूम के बाहर भी 2 बॉडीगार्ड भी तैनात कर दिया जाता है। पत्नी जैसे ही पति के पास जाती है, जाने से पूर्व जैसे ही अपने पति को देखती है, कहीं ना कहीं रोना प्रारंभ कर देती है, जिसे देख के पति भी रोना प्रारंभ कर देता है और दोनों काफ़ी देर तक रोते हैं। रोने का जब सिलसिला ख़त्म हो जाता है तो पत्नी अचानक से पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया सुबोध? आखिर हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने ये कृत्य किया? और अगर कृत्य किया भी, तुमने किसी से प्रेम अगर किया भी, तो उस प्रेमिका को तुमने मार क्यों दिया? बड़े ही सरसरी निगाहों से ये पूछना चाहती है कि आखिर क्या कमी रह गई थी, आखिर क्या बातें हो गई थी कि जिस लड़की से तुम प्यार करते थे उसी की तुमने हत्या कर दी। उसका पति सुबोध अवाक रह जाता है, थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद बोलना प्रारंभ करता है। चूँकि जिस बात के लिए तुम मुझे बोल रही हो, या फिर कानून जिस बात के लिए, जिस कृत्य के लिए मुझे फांसी की सज़ा सुनाई है, वास्तव में मैं दोषी हूँ ही नहीं, मैंने वैसा कुछ किया ही नहीं है। ये भारत का कानून है, साक्ष्य और सबूत के बल पे कहीं ना कहीं किसी को सज़ा सुनाती है। इस बात से कहीं ना कहीं जितना भी एविडेंस है, जितना भी सबूत है, जितना भी साक्ष्य है, वो हमारे अगेंस्ट मिला है। इस वजह से हमें फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो आखिर क्या बात था, आखिर क्या बात है, तुम वो बात बताओ, उसकी पत्नी ये पूछती है। और इधर इन दोनों के बीच जो भी कन्वर्सेशन हो रहा होता है, जो भी बातचीत चल रहा होता है, ये बात साफ साफ जेलर साहब के साथ साथ और भी लोग सुन रहे होते हैं। सुबोध बोलना प्रारंभ करता है। हमारी कंपनी में, जहाँ की हम और प्रमोद दोनों एक साथ काम करते थे, वहीं पे एक लड़की होती है जिसका नाम वंदना होता है, और वंदना से हमारी दोस्ती हो जाती है। इतना कि वो हमारा टिफ़िन खा लेती है और हम उसका टिफ़िन खा लेते हैं, और कहीं ना कहीं यही एक दोस्ती थी हम लोगों के बीच, और बाकी दूसरा कुछ भी नहीं था। एक कहिए तो अटैचमेंट था जो कि सुबोध अपने पत्नी को खाता है। पत्नी पूछती है फिर इसके बाद क्या हुआ, तो वो कहानी बताना प्रारंभ करता है। इसके बाद वंदना हमसे बोलती है कि हम एक दिन तुम्हारे रूम पे जाना चाहते हैं, नाश्ता करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, और हम भी उसको इस बात के लिए मना नहीं कर पाते हैं और उसको बुला लेते हैं। और कहीं ना कहीं प्रमोद भी पहले से उस रूम पे पहुंचा हुआ होता है और हम बाजार सब्जी लेने के लिए गए हुए होते हैं। इस बीच प्रमोद उसके साथ क्या किया, नहीं किया,
इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैं सब्जी लेके आता हूँ तब तक वंदना का मृत शरीर हमारे बेड पे पड़ा हुआ रहता है और वहाँ से प्रमोद फरार रहता है। मैं कुछ सोच पाता, मैं कुछ समझ पाता। कुछ देर के बाद पुलिस आती है और पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। क्योंकि मौके वारदात पे वंदना का डेड बॉडी मिला था। इस बात को लेके कहीं न कहीं न्यायालय, साक्ष्य, कानून ये सब हमारे अगेंस्ट होता है और पुलिस हमें वहाँ से गिरफ्तार कर लेती है। ऐसा कह के वो फपक फपक के रोने लगता है। उसकी पत्नी भी रोने लगती है। दोनों काफ़ी देर तक रोते हैं और यहाँ तक कि जो गेट के बाहर जो बॉडीगार्ड खड़े होते हैं उनकी इस बात को सुन के वो लोग भी रोने लगते हैं। जेलर साहब जो अपने ऑफिस से ये सारा कुछ सुन रहे होते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से, उनके कानों तक जो आवाज़ जा रही होती है, उन बातों को सुनने के बाद कहीं न कहीं जेलर साहब के भी आंख में आंसू आ जाता है। पूरा जेल का जो माहौल होता है वो कहीं न कहीं गम में बदल जाता है। सुबोध आगे अपनी कहानी को बताना प्रारंभ करता है कि भारत का कानून अंधा होता है और कहीं न कहीं ये अंधा कानून ही है। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ और साक्ष्य और सबूत जो मौके वारदात पे मिली उस बेस पे हमें फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो कोई बात नहीं, अगर हम चाहेंगे तो हमारा और तुम्हारा मिलन फिर होगा। तुम जाओ, तुम्हारे 2 बेटे हैं, बच्चों को अच्छे से देखना और कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र अपने बच्चे से मत करना कि हमारे साथ क्या हुआ था। नहीं तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं कानून, शासन और प्रशासन पर से उन 2 मासूम बच्चों का भी भरोसा ख़त्म हो जाएगा। और ये बोल के सुबोध फिर से रोने लगता है। उसकी पत्नी जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है, पूरा जेल का माहौल गमगीन हो गया था। सब लोग रो रहे होते हैं, बॉडीगार्ड के साथ साथ जेल के जितने भी स्टाफ हैं, कर्मी हैं, सब लोग रो रहे होते हैं इस घटना को देख के। जाते समय पत्नी पति को देखता है और पति अपने पत्नी को, मतलब सुबोध अपने पत्नी को देखता है और उनकी पत्नी सुबोध को देखना प्रारंभ करती है। दोनों एक दूसरे को मुड़ मुड़ के देखते हैं और जब अपने पति को रोता हुआ देखती है तो वो फिर से उसकी पत्नी वहाँ पे पहुँच जाती है और न सिर्फ पहुँचती है बल्कि उसके पैरों पे गिर पड़ती है और कहती है, पतिदेव, आज मेरा और आपका ये आखिरी मिलन है। मैं चाहती हूँ कि 1 से 2 मिनट में और आपके पास रह जाऊँ। जेलर इस बात की अनुमति देते हैं। 1-2 मिनट और बिताती है वो उसके साथ। इसके बाद फिर से वो जाना प्रारंभ करती है और बोलती है, आज आपका और मेरा ये आखिरी मिलन है और मैं अब जा रही हूँ। पत्नी अपने घर चली जाती है। लेकिन इस बीच जितने भी लोग होते हैं, इस बात की चर्चा कहीं ना कहीं कानों कान प्रारंभ हो जाती है कि आखिर एक निर्दोष को फिर से आज फांसी के फंदे पे भारत की कानून, भारत का संविधान पहुंचाने जा रहा है। इस बात की चर्चा पूरे जेल में फैल जाती है। इस बीच जेलर जब उस पूरे वॉइस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनता है तो उसके मन में अचानक ये ख्याल आता है कि आज फिर एक निर्दोष को फंसाया जा रहा है। कहीं ना कहीं कानून और संविधान कहीं ना कहीं फिर आके आज एक निर्दोष को फंसा देगी। परसों होके सुबोध को फांसी हो जाएगा। तो मुझे कुछ करना चाहिए। अगर हम अपने पूरे सर्विस पीरियड के दौरान अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मेरे रहने और नहीं रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब हमारे आँख के सामने एक निर्दोष को फांसी के फंदे पे पहुंचाया जाएगा। अचानक से पूरे महकमे में इस बात की चर्चा हो जाती है। अपने आला अधिकारियों को इस बात की सूचना देते हैं और एक हाई लेवल का मीटिंग बुलाते हैं जेलर साहब। उस मीटिंग में प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ राजनीतिक दल, सामाजिक दल, इसके साथ साथ कई सारे भूतपूर्व जज भी वहाँ पे पहुँचे हुए होते हैं। इस बात की चर्चा वहाँ पे प्रारंभ हो जाती है और जो जेलर होते हैं वो उस वॉइस रिकॉर्डर को कहीं ना कहीं वहाँ पे चलाते हैं। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर भारत का कानून ये क्या करने जा रही थी। और इस बात का निर्णय होता है कि आखिर सही में दोषी तो उसका दोस्त प्रमोद है, तो फिर सुबोध को फांसी क्यों। इस बात की चर्चा वहाँ पे होने लगती है और सब लोग इस बात का डिसाइड करते हैं कि कहीं ना कहीं अब सुबोध को रोका जाएगा और प्रमोद को फांसी के फंदे पे पहुँचाया जाएगा। अगले दिन इस बात की सूचना सुबोध के घर जाती है कि तुम्हारे पति को बाइज्जत रिहा किया गया है। इस बात को सुन के कहीं ना कहीं पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होने के बाद भारत के संविधान पे और भारत के कानून पे फिर से दोबारा से वो भरोसा कर बैठती है। क्योंकि सच्चाई कुछ और था और सच्चाई ये था कि प्रमोद ने वंदना का कत्ल किया था, न कि सुबोध ने। अब चूँकि परसों फांसी होनी होती है सुबोध को, इधर जैसे ही कोर्ट का आदेश होता है कि प्रमोद को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, पुलिस अपना काम प्रारंभ करती है और जाके और प्रमोद को पकड़ लेती है। प्रमोद को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है और न्यायालय से प्रमोद को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है।
कहीं ना कहीं कानून और संविधान पर भरोसा नहीं करने वाले लोगों का विश्वास और भरोसा फिर से भारत के न्यायिक प्रक्रिया, संविधान और कानून पे हो जाता है। अगले ही पल प्रमोद को फांसी के फंदे पे पहुंचाया जाता है और प्रमोद को फांसी हो जाती है और बाई जज सुबोध को रिहा किया जाता है। यही कहा गया है कि कर भला तो हो भला। अगर आप भला करेंगे तो आपके साथ भला ही होगा, अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। बाकी इस पूरी कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ज़रूर बताएं कि क्या ऐसा भी होता है। भारत की न्यायिक प्रक्रिया, भारत का संविधान, भारत का कानून क्या एक निर्दोष को भी फांसी के फंदे तक पहुंचाती है? और अगर एक निर्दोष को फांसी के फंदे तक पहुंचाती है तो क्या ये आम आदमी के लिए सही है या नहीं है? इस पूरे प्रक्रम को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे।